हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दूसरा भाग लेके आए हैं। इससे पहले की क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा और उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और हमने अभिक्रियाओं को किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, उनको किस प्रकार के प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, और उसके बाद में हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा। ठीक है, और ये विधि हमने कौन सी यूज़ करी थी? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब हम इसके आगे आज पढ़ेंगे इस चैप्टर का आगे का भाग, जिसको हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10वीं क्लास के लिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये लगभग हर क्लास में, हर तरह के बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों में ही कॉमन टॉपिक है। तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आप इसको पढ़ के अच्छी तरह इसको समझ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखिए, जैसे बता रखा है कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, कि रासायनिक क्रिया के समय यानी हम जब भी कोई अभिक्रिया कराते हैं तो एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में आपस में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। ठीक, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में आपसी बंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, इन लाइनों में ये बोल रहा है कि आपके पास में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ तत्व ना तो कोई बाहर से अलग से आता है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जबकि क्या होता है, इसके अंदर एक पुराना बंध टूटता है और नया बंध बन जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले नॉर्मल कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जिस तरह से H2+O2। ठीक है, एक हम H2+O2 अगर जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया हमारे पास में? H2O, यानी क्या बन गया हमारे पास में? जल बन गया। जल बन गया तो इसमें जितने हाइड्रोजन थे उतने हाइड्रोजन आ जाते हैं और जितने ऑक्सीजन थे उतने ऑक्सीजन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम संतुलित भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये करने से पहले हम समझते हैं कि संयोजन के बारे में एक बेसिक। संयोजन का मतलब होता है कि योग। ठीक है, यानी योगात्मक अभिक्रिया बोल सकते हैं हम। योग इस इंग्लिश में बोलते हैं उसको एडिशन रिएक्शन। ठीक है, योग अभिक्रिया। योग का मतलब है कि आपके पास में कोई दो चीज़ों का जोड़ना। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास कोई अभिक्रिया है जिसमें ए और बी, ठीक है, ए और बी आपस में क्या है? अभिकारक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ए एंड बी, यानी ए बी बना देंगे। ए बी बनाएंगे तो क्या हुआ? ए और बी आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? एक नया उत्पाद बनाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। चलो देखते हैं कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक देर का एक क्रियाकलाप, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को तो क्या बोलेंगे हम? बिना बुझा हुआ चूना। जैसे इसके अंदर वाटर ऐड किया तो बिना बुझा हुआ, यानी बुझ गया है, बुझा हुआ चूना। लिखिए, एक बीकर में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए। क्या दिखाई देता है? आपके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए, इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ। यानी देखिए, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम घरों के अंदर पहले क्या करते थे? जो वाइट वॉश करते थे, पुताई करते थे सफ़ेद कलर की, ठीक है, कली जिसको हम बोलते हैं, कली करते थे। तो हम क्या करते थे? पानी लेते थे, हम काफ़ी सारा पानी लेते थे, फिर उसमें हम ऊपर से क्या डाल देते थे? ये हमारे पास जो भी हमारे पास कली आती थी, यानी चूना जो आता था, हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, चूना डालने के बाद वो आपस में घुल जाती है, पानी के अंदर घुल जाता है। तो घुलने के बाद देखा होगा कि उसके अंदर
गर्म जिस पात्र में, जिस मटके के अंदर हम या जिस बर्तन में हमने ले रखा है, तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी गर्म होने लग जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ताप निकलता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आगे पढ़ेंगे। देखिए इसका ये इस चित्र में भी दे रखा है, एक बीकर ले रखा है, इसमें जल और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आपस में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी देखिए ये ए है और ये अपने पास क्या था, बी है, ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, जो भी हमारे पास हमने क्या बोला, ए बी बना देंगे, ए बी यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये इस तरीके से देखिए एक अभिक्रिया बन गई, यानी दो अभिकारक आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, एक नया उत्पाद बनाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, इसकी जल से अभिक्रिया कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी दो जुड़कर क्या बनाएंगे, एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, तो हमारे पास मेन पॉइंट मिल गया कि अभिक्रिया की अगर परिभाषा पूछी जाती है, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया दिख रहा है, ये ऐसी अभिक्रिया हम बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, सिंपल सी परिभाषा है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा इसकी परिभाषा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया किसकी, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। देखिए अब एक नोट दिखा हुआ है कि आप क्या जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऊपर की अभिक्रिया से निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे हमने बताया कि उसको पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद वो हमारे पास कली जो पुताई करने के काम आ जाती है, यानी सफेदी करने के काम आ जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हम जो पुताई कर रहे हैं वो कौन सी हो गई, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2। ठीक है, ये OH2 वायु में उपस्थित जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। ठीक है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, देखिए सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने क्या बता रखा है, जैसे हमने वाइट वॉश किया, सफ़ेदी करी, सफ़ेदी करने के कुछ दिनों बाद में उस दीवार पे चमक आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है, क्योंकि उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्तर बन जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही क्या होगा, संगमरमर का सूत्र, जो हम घरों में मार्बल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल। ठीक है, जो घरों में मार्बल फर्श बिछाने के काम में लेते हैं, तो उसी को क्या बोला हमने, संगमरमर। यानी पूछा जाए संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो दिख रहा है कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड था, यानी जो क्या था अपने पास बुझा हुआ चूना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला, यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो विक्रिया करके क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास में उत्पाद बन जाता है। ठीक है, और भी देखिए इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उदाहरण में से आते हैं कि निम्न अभिक्रिया पहचानिए, कौन सी होगी, संयोजन है, वियोजन है, जो भी आएगी। देखिए कोयले का दहन, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा, कोयले का दहन यानी कार्बन की रिएक्शन, कोयला क्या होता है, कार्बन की रिएक्शन हमने किससे कराई, ऑक्सीजन से, और क्या बन गया, CO2। ठीक है, यानी दो अभिकारक बन के क्या बना देंगे, एक उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास में इसका उदाहरण। देखिए अगला एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है H2 तथा O2 से जल का निर्माण। जैसा अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, H2 और O2 आपस में जल के क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं हम। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक परिभाषा हो गई। उसके बाद देखिए क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, हमने बोला ना कि जो चूना होता है उसको हमने पानी में घोला तो क्या होता है, वो जिस पात्र में हम गर्म करते हैं वो गर्म हो जाता है।
यानी ऊष्मा उत्पन्न हो गई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो एक और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया हमारे पास में? कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है, उत्पाद तो बन रहा है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हमारे पास इसका उदाहरण दे रखा है, प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस क्या होती है? CH4। प्राकृतिक गैस क्या होती है? CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेथेन। ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या है? मेथेन। CH4 को हम जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी हम क्या कराए? दहन। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पदार्थ को अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? दहन। तो CH4 O2 के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, और हमारे पास क्या बना देगा? H2O। और साथ में देखिए क्या निकल रही है? ऊर्जा। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी खाना खाते हैं तो खाना खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेंगे तो क्या करेगा? हमारे शरीर के अंदर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी सांस के द्वारा जो गैस लेते हैं ऑक्सीजन, और हमारे शरीर में उपस्थित जल के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना देगी? CO2। वैसे भी हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और बाहर कौन सी गैस रिवॉल्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से बनती है? वो देखिए यहाँ से बनती है। ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज ने ऑक्सीजन, हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? CO2, जो हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और साथ में पसीने के रूप में जो हमारे शरीर में पानी निकलता है उसको H2O, और साथ में ये ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना, तो ऊर्जा यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर को काम करना पड़ता है, काम करने की ऊर्जा निकलती है। यानी उस तरह में हम देखते हैं कि हमारे खाना खाते टाइम शरीर में एक एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो देखो अगले उदाहरण की बात करते हैं। जैसे शाक, सब्जियों, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी साग सब्जियों जो भी होते हैं हमारे पास में, वो बनकर, जैसे कोई भी सब्जियां होती है या हम उसको खाद के रूप में लेते हैं, तो कंपोस्ट बनाना भी क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्रियाकलाप 1.1 में दिए गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिससे एक उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए ये क्रियाकलाप 1.1 में जो हम पहले पढ़ चुके। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहला कौन सी पढ़ी? संयोजन। दूसरी क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अपघटन। अपघटन यानी हम बोल सकते हैं उसको टूटना। कोई पदार्थ है, कोई अभिक्रिया, वो आपस में क्या कर गई? टूट गई। यानी संयोजन की जस्ट उल्टी हो गई। जैसे हमने क्या किया? संयोजन में क्या बना था? A+B से क्या बना था? AB बना था। लेकिन अब क्या होगा? अगर मैं AB ले लूँ, यानी ये आपस में जुड़ी हुई अभिक्रिया है, अभिकारक ऐसा है, इसको हम ताप दे या किसी कंडीशन के अंदर वो किस में परिवर्तित हो जाए? A अलग निकल जाए और B अलग निकल जाए। ऐसे ही में क्या होगा? वियोजन हो गया। AB का क्या हो गया? वियोजन हो गया। A+B बन गया। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया। देखिए आगे बात करते हैं इसके बाद क्रियाकलाप में कि 1.5 है हमारे पास में। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें क्या ले लिया? फेरस सल्फेट ले लिया। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फेरस सल्फेट यानी FeSO4। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। इसको क्या किया हमने? गर्म किया। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। ठीक है, हमने क्या किया? इसके अंदर जैसे हमने फेरस सल्फेट को लिया, फेरस सल्फेट को क्या गर्म किया, गर्म करने के बाद उसमें से क्या हो गया? पानी बाहर निकल गया, और पानी बाहर निकलने के बाद उसके रंग में परिवर्तित हो जाता है। फेरस सल्फेट सामान्य हल्का हरा रंग का होता है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगा और वो थोड़ा अलग रंग में हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है?
सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षण गंध को आप सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो फेरस किसमें परिवर्तित हो गया, फेरिक के अंदर हो गया। ठीक है, क्रिस्टल में हरे रंग में परिवर्तन हो गया, यानी थोड़ा रेडिश कलर में आ जाता है वो हमारे पास, ब्राउन कलर में, भूरे कलर के अंदर आ जाता है। ये फेरिक है जो हमारे पास में, फेरिक फेरस से फेरिक में। ठीक है, फेरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यानी फेरस पे जो आवेश होता है वो होता है Fe+2। ठीक है, और यहाँ पे इसका Fe+ जो आवेश है इस पे होता है फेरिक पे +3। ठीक है, इसको Fe+3 को फेरिक बोलते हैं, Fe+2 को फेरस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। दिख रहा है आपको, ये फेरस सल्फेट था, इसको जैसे हमने गर्म किया तो ये देखिए Fe2O3 निकल गया, SO2 निकल गया, SO3 निकल गया, तो अलग अलग हो गया, यानी पूरी तरह से टूट गया। तो टूटने को हम क्या बोलते हैं, वियोजन। आप देख सकते हैं अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया कहती है। तो अब इस परिभाषा क्या होगी, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ये वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट होता है, का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तो SO3 क्या होती है, गैस होती है, गैस के रूप में निकल जाती है, बाकी ठोस रूप में फेरिक ऑक्साइड रह जाता है। उष्मा देने पर, देखो, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। एक उदाहरण तो हमने क्या ले लिया, फेरस सल्फेट का, अब दूसरा उदाहरण दे रखा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, जैसा हमने किया था अभी, ये उल्टी अभिक्रिया हो गई है, पहले CaO की अभिक्रिया CO2 से कराइए, अब जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। आपको उदाहरण याद करना काफ़ी जरूरी है, इनके बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको उदाहरण इसके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उष्म वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी, ठीक है, ये उष्मा के, अब ये क्या हो गया, उष्म वियोजन का उदाहरण। देखिए कैसे, कि अगर हम किसमें उष्मा देखिए अगर उसको वियोजित करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मा देखिए हम वियोजित करेंगे तो यहाँ देखिए उष्मा का रूप है, उष्मा जैसे यानी गर्म करके हम जो करते हैं उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। ठीक है, और देखिए अगला करते हैं हम, एक क्वेश्चन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूना लीजिए। ठीक है, और चिमटे के क्वेश्चन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसमें गर्म कीजिए। अब इसको हमने गर्म किया, आप देखेंगे क्या होगा, ठीक है, इसके कलर में इसमें धुआं निकलेगी। देखिए आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ठीक है, इसको जैसे हमने गर्म किया क्या हुआ, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए इस अभिक्रिया में देखिए PbNO3 क्या है, ये भी टूट गया, टूट के PbO और NO2 और O2 में परिवर्तित हो गया। तो ये भी अभिक्रिया किसका उदाहरण हो गया हमारे पास में, वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, देखिए अब देखिए, लेकिन ये अभिक्रिया किसमें हो रही है, इस बार हमने क्या किया, तापन, यानी इसको तापीय अपघटन हो गया। ये कैसा अपघटन हो गया, तापीय अपघटन। ठीक है, तो ये हमारे पास अपघटन के अलग अलग प्रकार है। ये तापीय अपघटन है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उष्मीय अपघटन। देखिए इसके लिए हमने क्या, एक अपघटन का अलग प्रकार बता रखा है जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन भी बोल सकते हैं। इसके बारे में बता रखा है, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ का डाट लगा दीजिए, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दर्शाया गया है। ठीक है, ये छेद कर दिया, इसमें हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दिए। कार्बन के इलेक्ट्रोड किसमें होते हैं, जो हम सेल होते हैं घड़ियों के, उसके अंदर जो कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है उसको यूज़ कर रखा है। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। हमने इसको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल से भरी 2 अशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसके ऊपर 2 कार्बन की जो हमने परख नली के उसके ऊपर रख दिया। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अशांकित नली से जल से विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियां गैस से बढ़ जाए तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुख के ऊपर ले जाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी इस चरण में शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना। दोनों स्थितियों का क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन कौन सी गैस उपस्थित है। ठीक है, ये एक अपघटन किया गया है, इसमें आपको बताना है कि दोनों परख नलियों में कौन कौन सी गैस उपस्थित है।
ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एक में हाइड्रोजन गैस दिख रही है आपको, एक ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस, दोनों में अलग अलग गैस बनेगी। क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक विद्युत अपघटन। अब बात करते हैं हम क्रियाकलाप 1.8 की। चाइना डिश, यानी एक हमारे पास एक चाइना डिश होती है, यानी एक कटोरी टाइप की होती है जिसको हम, ठीक है, कुछ कटोरी टाइप की होती है, इसको चाइना डिश होती है। इस चाइना डिश में थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड डाला। उसके बाद इसके रंग को देखेंगे हम कैसा परिवर्तित हो गया। देखिए, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का विलयन का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि AgCl है सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने प्रकाश की उपस्थिति में जैसे गर्म किया तो ये विघटित हो गया, यानी Ag में और Cl2 में। ऐसे हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड लिया तो ये भी Ag और ब्रोमाइड में विघटित हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, सारे वियोजन देखिए ये आपस में टूट के सिंगल सिंगल उत्पाद बना देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है। देखिए आगे पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकार को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने ऊष्मा भी दी, प्रकाश भी दी और विद्युत ऊर्जा भी दी। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी सब में क्या अलग से ऊर्जा ली जा रही है, और जिन ऊर्जाओं में, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एक अभिक्रिया, यानी आपके पास में एक नोट आ गया कि आपको ध्यान रखना है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, पहले क्या होता, ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी, तो इसमें ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी उसको हमने क्या बोला था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की क्लास हो गई। ये क्रियाकलाप आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको देखना है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी है और कौन सा ऊष्माशोषी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में इस हमने दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी हमने, एक तो संयोजन और एक वियोजन। अब हमारे पास इसके जो आगे का भाग है विस्थापन अभिक्रिया है हमारे पास में। ठीक है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख लें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर लो। क्लियर है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, दो आज पढ़ेंगे, दो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना रखते हैं। ओके।